करने जा रहे हैं। ये जो पहली कहानी है संग्रह की सत्यापित, आज हम इस पे बात करेंगे। क्लास वन खड़े ने जो दलित साहित्य की एक कैटेगरी बनाई, कोटि बनाई गई है, जिसे आज दलित साहित्य के नाम से जाना जाता है, तो उस पर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उन्होंने किया। जो दलित साहित्य का आरंभ हुआ, उसमें उपन्यास, कहानियाँ, आत्मकथाएं लिखी गई। उन आत्मकथाओं में दलित साहित्य को जो जीवन था, वो आप देखेंगे कि जो शिकायत, जो एक डिमांड, एक मांग थी उसमें कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, जो अत्याचार हुआ है दलित समुदाय के ऊपर, उसको लेकर। तो उस मांग को जो शुरू में साहित्यकार हुए मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन, इन लोगों ने सामने रखा। और ये मांग से आगे बढ़कर एक कहानी का जो मनोविज्ञान होता है, कहा जाता है कि हर गुलाम आदमी किसी न किसी मनोविज्ञान से लिपटा होता है। तो उस हिसाब से कहानी की लिखने का अगर कहा जाए कि सबसे पहले जिसने शुरुआत की, तो कैलाश वानखेड़े थे। उन्होंने पात्रों के मन को, और जो संत्रास है, जो जाति की वजह से प्रताड़ना और हाशियाकरण, दुर्दुरा देना, दुष्कार दिया जाना जो झेलना पड़ता है, उसको उन्होंने बड़ा सूक्ष्म तरीके से सामने लाया अपने कहानियों में। वैसी एक कहानी है सत्यापित। सत्यापित कहानी को मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, ताकि आगे अगर मैं उसका विश्लेषण करूँ तो आप उसको समझ पाएँ। सत्यापित कहानी में एक पात्र है, मुख्य पात्र जो प्रोटैगोनिस्ट है। तो मुख्य पात्र प्रोटैगोनिस्ट चाहता है कि आवेदन करे एक नौकरी के लिए, लेकिन इस आवेदन करने के लिए उसको अपना आवेदन पत्र एक राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। तो इसके लिए चूंकि वो निश्चित रूप से वो एक दलित पात्र है, हालांकि यहाँ कहानी में कहीं ये स्पष्ट रूप से जो कैलाश वानखेड़े की कहानियों की विशेषता है कि कभी वो लाउड नहीं होते कहानियों में, और बहुत घटनाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अपनी बात को सामने रखते हैं। तो उन्होंने कहीं ये स्पष्ट बताया नहीं है कि वो दलित है, लेकिन कहानी पढ़ने से और जिस तरह का संकेत हैं कि वो अंबेडकर नगर में रहता है वो पात्र, और अंबेडकर नगर सुनते ही जो क्लर्क है नाक भौं सिकोड़ लेता है और उसके काम नहीं करता है, या जब साहब को बताया जाता है, जो राजपत्रित अधिकारी है जिसके पास वो सत्यापन के लिए जाता है, तो वो भी बोलता है अंबेडकर नगर से जानने के बाद ही वो सत्यापित करने से इनकार कर देता है कि हम नहीं करेंगे। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि वो एक दलित पात्र है, और उसको अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो वो सबसे पहले क्लर्क के पास जाता है। तो वहाँ कैलाश वानखेड़े ने क्लर्क और जो प्रोटैगोनिस्ट है उसके बीच के संवाद को, दोनों के बीच जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। आपको सहसा देखेंगे कि दोस्तोयेवस्की का एक उपन्यास है अपराध और दंड, वो याद आ जाएगा। वहाँ भी रसनिकोव करके एक पात्र है, दरोगा के साथ उसका जो एक शीत युद्ध होता है जो भाषा के भीतर, और आदमी चुटीले संवाद वहाँ बोलता है अगले को डेमोरलाइज करने के लिए, उसको हराने के लिए भाषा के भीतर एक जो लड़ाई चलती है, ये लड़ाई बड़ी बखूबी, जो आप जब संवाद पढ़ेंगे प्रोटैगोनिस्ट के, और जो क्लर्क है जिसके मार्फत उस साहब तक पहुंचना है, जो साहब
उस आवेदन पत्र को सत्यापित करेगा तो आप देखेंगे कि ये बड़ा चुटीला संवाद है और वहाँ पर एक संकेत और बड़ा एक मेटाफोर का इस्तेमाल किया है कैलाश बानखड़े ने। मुस्कान के आदान प्रदान पे बड़ा वो ध्यान देते हैं कि मैंने उसको मुस्कान फेंकी और बदले में मुस्कान वो रिसीव हुई कि नहीं, इस बात को वो हर जब एक लड़की भी आती है किसी काम से उसी दफ्तर में तो उसको भी जो प्रोटोगोनिस्ट अपना मुस्कान देता है और बदले में मुस्कान पाता है। फिर एक और पात्र आता है जिसकी पत्नी गर्भवती थी और अस्पताल में जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो पात्र जो इंगले करके एक पात्र है, तो इंगले पात्र भी भाऊ साहब इंगले मुस्कान का आदान प्रदान उसके माध्यम से दो मनुष्यों के बीच के जो संबंध होते हैं, दर्द एक ही परेशानी से दोनों दो चार हैं, वो प्रोटोगोनिस्ट भी और वो जो भाव साहब इंगले करके जो एक वो भी परेशान, दोनों में कैसे एक आत्मीयता हो जाता है और संजोग बस पाया जाता है कि वो भी दलित है, जो भाव साहब इंगले है वो भी दलित है और उसको भी उसी परेशानी से उसके पहचान को और उसके परेशानी को, पहले तो अस्पताल में वो जाता है तो नर्स उसको स्वीकार करने से इनकार कर देती है और उसके बाद जब वो नर्स और अस्पताल की शिकायत और मुआवजे की राशि के लिए जब ये दफ्तर में आता है, प्रशासनिक दफ्तर में, तो वहाँ पर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो ये संक्षेप में कहानी यही है। कहानी में घटना बहुलता बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी पतली सी उसकी थीम है और कथानक भी बड़ा, प्लॉट भी बड़ा पतला सा है और ये मनोविज्ञान जो मन के भीतर चल रहा है पात्रों के, उस पे जा रहा है। इसीलिए मैंने इस कहानी के विश्लेषण के लिए एक मनोविश्लेषक के औजारों का उपयोग करना उचित समझा। लाका जो एक मनोविश्लेषक हुआ, अभी उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न मनोविश्लेषक समझा जाता है, तो उसको मैंने, क्योंकि ये कहानी मन के रेसे रेसे को उधेड़ कर सामने लाना और मन को घटनाओं के माध्यम से भी मन की परेशानी को और किस तरह के मानसिक यंत्रणा से, संताप से एक दलित और प्रताड़ित उत्पीड़ित वर्ग का आदमी गुजरता है, इसमें दिखाने की कोशिश कैलाश बानखड़े जी ने की। तो अब हम चलते हैं कहानी का संक्षेप में जान लेने के बाद कि कहानी किस तरह से एक अगली कड़ी है जो हमारा दलित साहित्य का विकास है, तो उस विकास में ये कहानी लेटेस्ट है, अगली कड़ी है उसकी। और किस तरह से अगली कड़ी है, कैसे कैलाश बानखड़े ने, कैलाश बानखड़े के अंदर आप देखेंगे कि जो साइकोलॉजी की भाषा में जिसको अवचेतन कहा जाता है और चेतन, तो चेतन स्तर पे उनकी विचारधारा बड़ी मुख्य धारा वाली है और जो वर्चस्वशाली जो विचारधारा होती है उसी में एक जो गुंजाइश होता है, उसी विचारधारा से इंटीग्रेट होके उसी विचारधारा में जो उदार तत्व हैं, वर्चस्वशाली विचारधारा, सवर्ण ब्राह्मण, उसी में अपने लिए एक जगह तलाशना, हिस्सेदारी मांगने वाली विचारधारा है। लेकिन जब वो जो पॉलिटिकल सबकॉन्शियस है उस कहानी का, जो राजनीतिक अवचेतन है जिसे कि लाका रियल कह के पुकारता है, तो उस कहानी का जो रियल है वो बिल्कुल तनाव में है उसके इमेजनरी से, जिसको लाका इमेजनरी बोलता है। इसलिए कहानी को समझने के पहले हम लोग लाका के ये उसने 3 भाग में जो मनुष्य की साइकी है, मनुष्य का जो जेहन है, मानस है, उसको लाका ने 3 भाग में बांटा है। तो कहानी को समझने के पहले अगर इस 3 भाग को हम लोग समझ लें, जो लोग लाका को जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं इन तीनों तत्वों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो लाका ने मनुष्य के मन के, मानस के, साइकी जिसको बोलते हैं, उसके 3 प्रमुख तत्व बताए। तीनों तत्वों को उसने इमेजिनरी, सिंबॉलिक और रियल नाम दिया। तो इमेजिनरी मनुष्य का वो पात्र है और या वो डेवलपमेंट, एक क्रोनोलॉजी भी जोड़ के देखा जाता है। फ्रायड ने जैसे व्यक्तित्व के विकास का
एक क्रोनोलॉजी तैयार किया और उसको 5 लेवल में, 5 स्तरों में उसको बांटा कि पहले, सबसे पहले जो चाइल्ड होता है वो ओरल स्टेज में होता है, 1 से लेके करीब 1.5 साल तक, 1.5 से लेके 3 साल तक एनल स्टेज होता है, और उसके बाद जब वो थैलस स्टेट में आ जाता है और 3 साल के बाद वो आदमी, और मनुष्य का जो विकास होता है, और इसके बाद वो फुल फ्लेज पूरी तरह से उसका जो मनोवैज्ञानिक विकास जब होता है तो उसको फ्रायड दो और विकास, टीन एज में जो विकास होता है उसको नाम देता है तरह तरह के। शुक्रिया शैली जी। तो वो 3 स्टेज में उसको नाम देता है और उसको इस्तेमाल करता है। तो ये आप पाएंगे कि कहा जाता है कि फ्रायड को ही रिवाइज करने की कोशिश की और फ्रायड को ही लाका ने पुनर्प्रस्तुत करने का, उसको फिर रीओरिएंट करने का कोशिश की, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक रणनीतिक चालाकी थी लाका का कि उसने फ्रायड के कंसेप्ट का प्रयोग किया, और इसका कारण था कि फ्रायड का बड़ा नाम था, तो फ्रायड के उस नाम का स्ट्रेटजिक इस्तेमाल करना उसका ज़्यादा उद्देश्य था। आप देखेंगे कि उसने फ्रायड का नाम लेते हुए फ्रायड को अनलर्न ज़्यादा किया और लर्न कम किया। इसीलिए एक माल्कम बॉवी करके थे, उन्होंने लिखा कि लर्न टू अनलर्न द लैकानियन इडियम इन द वे लाका अनलर्न द फ्रायड। तो जो फ्रायड को जिस तरह से अनलर्न किया उसने, और उसके इडियम को, उसका जो मुहावरा है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स या अनकॉन्शस, कॉन्शस, सब कॉन्शस, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, तो ये सारे जो स्टेज हैं उसको उसने छोड़ दिया, उसने उसको रीफॉर्मुलेट किया। और मैं तो कहूँगा कि वो अपना ही सिद्धांत था, उसने फ्रायड का नाम इस्तेमाल किया था कि लोकप्रिय हो सके, उस पर लोग आकर्षित कर सके, उसमें फ्रायड जैसा कुछ था नहीं। उसने उसको छोड़ने का, फिर भी एक साइको एनालिसिस से वो बिलोंग करता था, उसका प्रभाव उस पर था जो कि 60 के दशक के बाद कम होता चला गया। तो इसमें मैं उसके तमाम सिद्धांत उसमें न जाकर, ये जो 3 सिद्धांत हैं जिस साइकी के 3 भाग वो बताता है, इमेजनरी, सिंबॉलिक और रियल, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा, क्योंकि इसी के सहारे मैं कैलाश मानखेड़े की कहानी और दलित साहित्य के विकास को भी रेखांकित करने की कोशिश करूँगा। तो इसने क्रोनोलॉजिकल, जो क्रोनोलॉजी होता है कि इसके बाद ये आता है, जैसे फ्रायड, इसको इसने लाका ने इस क्रोनोलॉजी को नहीं माना। उसने माना कि जो इमेजनरी स्टेट है, जो इमेजनरी ऑर्डर उसने बोला है, सिंबॉलिक ऑर्डर, इमेजनरी ऑर्डर एंड रियल ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर बोले जो मनुष्य के होते हैं। तो इसको इसने क्रोनोलॉजी से नहीं जोड़ के कि एक के बाद, इमेजनरी के बाद सिंबॉलिक आता है, सिंबॉलिक के बाद रियल आता है, ऐसा इसने क्रोनोलॉजी नहीं बताया। इसने बताया कि इमेजनरी जीवन पर्यंत काम करता है। आदमी के अंदर जो इमेजनरी विकसित होता है उससे फ्रायड ने बोला था कि मुक्त हो जाता है, और अगर उसमें मुक्त नहीं हो पाया, अगर फिक्सेटेड हो गया, तो उसको मनोरोग के रूप में उसी को बोला कि बाद में जैसे एनल स्टेज में कोई फिक्स हो जाए तो एनल रिटेंटिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो ये लाका ने इस चीज को पूरी तरह से बदल दिया, और ये जो क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल वे में और डेवलपमेंट वे में कि एक स्टेज होता है और फिर दूसरा स्टेज आता है, इस रूप में सोचना बंद कर दिया। और इमेजनरी स्टेट को भी बोला कि जीवन पर्यंत चलता है, और ये तीनों स्टेज, जो तीनों ऑर्डर हैं, उसके बीच में एक तनाव जैसा रहता है, टेंशन रहता है। तो इमेजनरी ऑर्डर क्या है ये जानना बड़ा उपयोगी होगा। तो इमेजनरी ऑर्डर जो है ये मिरर स्टेज है, जो जनरली इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जो प्री नेटल स्टेज, जो पोस्ट नेटल, अभी अभी जन्म होता है बच्चा का, तो नार्सिसिस्टिक होता है, मिरर स्टेज में होता है, और वो अपने को ही पूरा दुनिया समझता है, और वो वहाँ उसका मेन प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाई करना।
यहाँ आइडेंटिटी से मतलब है तादतम, हु बहुत सेम होने से, आइडेंटिकल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो वो अपने आप को जो अपने रियल सेल्फ को नहीं रियलाइज करता है, वो आइडेंटिफाई करता है अपने। इसीलिए इस स्टेज में डिमांड, उसके तरह तरह के डिमांड होते हैं, तो उस डिमांड से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। और एक नार्सिसिस्टिक मतलब कि आत्ममुग्ध, ये मिरर स्टेज में वो आत्ममुग्ध होता है, अपने ही बारे में वो बात करता है, अपने डिमांड की बात करता है। और उसके डिमांड इन्फानाइट होते हैं। डिमांड बाय डिफिनीशन, डिमांड की परिभाषा ही वो है कि जो कभी पूरा ना किया जा सके डिमांड। तो वो और जब वो जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता है तो हम देखेंगे कि डिमांड कैसे डिजायर में बदल जाता है जब वो सिंबॉलिक ऑर्डर में प्रवेश करता है। तो इस स्टेज में वो अपने आप को, इसलिए ये स्टेज जो होता है बड़ा होल होता है, इसमें कोई फाक नहीं होता है। इस टाइम में उसका व्यक्तित्व एक फ्रेगमेंटेड नहीं होता है। जब बच्चा होता है तो पूरी तरह अपने बायोलॉजिकल जो डिमांड है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया रहता है। तो इसमें एक होलसमनेस होता है, एक सम्यकता होती है इस स्टेज में। शैशव स्टेज जो है, नेटल स्टेज में, इसकी एक सम्यकता होती है, उससे वो जुड़ा रहता है। और इस टाइम में वो डिमांड करता है, जबकि जब वो रियल स्टेज में आता है तो डिमांड नीड में बदल जाता है। नीड क्या है? नीड एक वास्तविक चीज है जिसको पूरा किया जा सकता है, ये अनएटेबल नहीं है। जबकि डिमांड क्या है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे तो डिमांड कभी पूरा नहीं किया जा सकता, डिमांड इनफाइनाइट होता है, अब पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। जबकि नीड क्या होता है, बायोलॉजिकल नीड, उसको पूरा किया जा सकता है। जैसे भूख है तो उसको खाना खिला देने से पूरा हो जाएगा। तो जब रियल स्टेट का स्टेज का हम लोग चर्चा करेंगे, ऑर्डर का चर्चा करेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये कितने लोग इसको इससे भी जोड़ के देखते हैं कि जो फ्रायड ने सबसे महत्वपूर्ण अनकॉन्शियस का कंसेप्ट दिया, उससे ये रियल जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको अपनी व्याख्या दी लाका ने कि नीड जो है वो उस टाइम में उभरती है, यानी कि, और सिंबॉलिक ऑर्डर तब है जबकि वो प्रीमोडियल, जो पहले से वो एकदम पूरा बायोलॉजिकल बीइंग बना हुआ था इमेजिनरी स्टेज में, इमेजिनरी ऑर्डर में जो बच्चा, तो जब वो बच्चा रेल्म यानी कि भाषा के क्षेत्र में, जब वो लैंग्वेज के क्षेत्र में प्रवेश करता है, लैंग्वेज के क्षेत्र में आ जाता है, जब वो नैरेटिव, तब उसका वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है। जब वो आता है तो वो कट जाता है, जो होलसमनेस था, जो वो जुड़ा हुआ था पूरा, उससे वो कट जाता है, नेचर से वो कट जाता है। एकदम नेचर, वो दोनों आइडेंटिकल थे, पूरे नेचर में ही वो सबमर्ज था, डूबा हुआ था इमेजिनरी स्टेट में, और नार्सिसिस्टिक था, अपने और दुनिया में कोई फर्क नहीं था। जब वो सिंबॉलिक में जैसे ही प्रवेश करता, तो सिंबॉलिक ऑर्डर वो प्रवेश द्वार है लैंग्वेज के भीतर। और लैंग्वेज के लिए जो सिग्निफाइड शास्त्रीय को से उसने अपनी सारी संकल्पनाएं लाका ने ली। तो लैंग्वेज और नरेटिव में जाते ही सब चीज का एक सिंबॉलिक ऑर्डर अपने आप में बन गया, और हर चीज सांकेतिक, जैसा कि सिंबल का अर्थ होता है, और वहां जाके वो जिसको बिग अदर भी करता है लाका, उससे संबंधित हो गया। तो यहाँ पर आके उसका जो डिमांड है वो डिजायर में बदल गया, इच्छाओं में बदल गया। और डिजायर, आप जानते हैं कि डिजायर को अगर इसको फ्राइडियन साइकोलॉजी से जोड़ेंगे तो डिजायर वो ड्रीम से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए देखिएगा हिंदी फिल्मों में इच्छा को सपना भी बोलते हैं कि मेरा सपना है एक राइटर बनना है, एक कवि बनना। तो यहाँ सपना का अर्थ देखिएगा इच्छा होता है कि मेरी इच्छा है कि मैं बनूं, डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या राइटर बनूं, तो उसको हम लोग सपना भी बोलते हैं। यानी सपना पूरा डिजायर का, यानी सिंबॉलिक ऑर्डर में पूरा एक भाषा का साम्राज्य खड़ा हो जाता है, और उसमें डिजायर कोडेड होता है, जो डिजायर है। इसलिए देखिएगा जब सपना आदमी देखता है, या राइटिंग, ये सिंबॉलिक जो ऑर्डर है पूरी तरह राइटिंग, कहानी, आदमी के क्रिएटिव एक्टिविटी से ये सिंबॉलिक ऑर्डर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदमी का डिजायर इसी सिंबॉलिक ऑर्डर में प्रकट होता है। और जो रियल है तो रियल नीड से संबंधित है। यहाँ पर आते आते जो वो ये अनकॉन्शियस है, ये आदमी के नीड जो सोचता है, जो करता है, उसे इंडिपेंडेंट है। ये जो फ्राइड के जमाने में जिसको अनकॉन्शियस कहा जाता था, उस टाइप का चीज है रियल। और यहाँ पे आके वो एक ऑब्जेक्टिव वर्ड जो होता है, ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर आते आते उसका जो नेचर से पूरी तरह बिलगाव हो जाता है,
और अपने से भिन्न नेचर को एक भिन्न अस्तित्व के रूप में वो स्वीकार करना शुरू कर देता है। तो ये 3 साइकी के जो पार्ट होते हैं उसके माध्यम से इमेजनरी, सिंबॉलिक, और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दलित साहित्य को, विकास को भी मैं इसी तरह से देखता हूँ। दलित साहित्य भी ह्यूमन जैसे डेवलपमेंट है, तो उसी तरह साहित्य का अपना एक व्यक्तित्व है, उसका विकास हुआ है। और इसका जो प्रारंभिक विकास है, जो मोहनदास नैमिषारम वगैरह जिस प्रारंभिक दौर के उपन्यासकार कथाकार हैं, तो वहां देखिएगा कि पूरी तरह ये इमेजनरी ऑर्डर में पूरा दलित साहित्य है, नार्सिसिस्टिक है, वो अपने ही बारे में लिखता है। इसलिए अपने अपने पिंजड़े आत्मकथा की अगर बात करें तो वो अपने बारे में पूरी तरह आत्ममुग्ध है वहां लेखक, और पूरी तरह से वो जो इमेजनरी स्टेट मिरर स्टेज में जीता है, वो मिरर में अपने आप को देखता है तो होलसम, वहां कोई देखिएगा कि फाक तनाव नहीं है, वहां ये पूरी तरह से दलित साहित्य एक दलित आइडेंटिटी की बात करता है, जो कि बड़ा आदर्श और एक होलसम, एक सम्यक, एक होलिस्टिक टाइप का है। वहां जो दलित साहित्य के भी अपने जो रप्चर्स हैं, यानी कि जो फाक है, दरार है, जो कंट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि दलित साहित्य का कंट्रडिक्शन एक हो सकता है कि दलित स्त्री और दलित पुरुष के बीच में जो तनाव है और जो हितों को लेकर टकराव है, तो वो वहां नहीं आता। वहां पर आप देखिएगा, इसीलिए जो प्रारंभिक राइटर है इमेजनरी स्टेट के राइटर है, और उनमें इन तनावों का कहीं वर्णन नहीं होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ देखिएगा डिमांड है, उनकी शिकायतें, डिमांड हमेशा देखिएगा शिकायतों के रूप में प्रकट होता है। तो शिकायतों से उन वो प्रारंभिक काल के जितने हैं उपन्यास अगर आप पढ़िएगा तो वो इससे शिकायतों से भरे हुए। और वहां पर देखिएगा कि यहाँ जो जैसे एक आत्मकथा है उनकी, मोहनदास नमित की, तो उसमें वो इमेजनरी ऑर्डर पे वहां पर देखिएगा कि पुरुष स्त्री होना चाहता है, दलित पुरुष स्त्री होना चाहता है, क्योंकि दलित उसको सत्ता से जोड़ने का इंडिपेंडेंट जो रियल अगर वो होता, अगर रियल ऑर्डर में प्रवेश कर जाता तो नीड बेस एक वास्तविक, मतलब अब उसका एक प्रोग्राम होता है, लेकिन वहां वास्तविकता नहीं है। वहां पे वो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकता, उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहां पर चूंकि वो नरी स्टेज में है, जो मोहनदास राय का जो पात्र है, जो उनकी आत्मकथा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चाहता है किसी से जुड़ के उसका कि जो मजबूत आदमी है, जैसे बच्चा होता है तो पेरेंट वगैरह का काफी महत्व है साइको एनालिसिस में। तो पेरेंट जिसको नेम ऑफ फादर लाका बोलता है, तो वो नेम ऑफ फादर से जोड़ने के लिए, फैलिक स्टेज में आने के लिए, वो जो मजबूत है उससे जुड़ना चाहता है, उससे आइडेंटिफाई करना चाहता है। जैसे कि एक लड़का अपनी माँ से आइडेंटिफाई करता है, या लड़की इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं बाप से आइडेंटिफाई, तो उस तरह से वो किसी से आइडेंटिफाई करके वो अपना डिमांड को पूरा करना चाहता है, शक्ति को। तो आप देखेंगे कि दलित स्त्री के लिए शक्ति से जोड़ने का स्रोत है कि वो सवर्ण पुरुष से जुड़ जाए, तो शक्ति से जो सत्ता का स्रोत सवर्ण पुरुष है, तो सवर्ण पुरुष से क्योंकि जोड़ना आसान है, कि स्त्री का पुरुष से तो आराम से जुड़ जाती है, और सवर्ण पुरुष के सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाती है। लेकिन इसी तरह का हिस्सेदारी अगर पुरुष इस मेथड से पाना चाहे तो नहीं पा सकता है। तो आप देखिएगा एक ड्रीम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, गुलशन नंदा के उपन्यास टाइप का वहाँ एक वर्णन देखिएगा कि जब वो जाता है, जो लेखक जाता है एक सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने, तो वहाँ एक उसको एक स्त्री मिलती है, और वो स्त्री बड़ी धनी मानी है, सत्ताशील है, पावरफुल है, और वो उसको बुलाती है, बोलती है कि मैं तुम पर आकर्षित हूँ, तुम्हारे साथ मैं सेक्स करना चाहती हूँ, और फिर उसको घर ले जाती है उस लेखक को, और उसके साथ उनके संबंध बनते हैं। तो आप देखिए कैसा रोल रिवर्सल जो है ये, कि जेंडर रोल रिवर्सल, कि जिस तरह से दलित स्त्री एक सत्तावान सवर्ण पुरुष से संबंधित होकर बिना कुछ किए वो सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है सिर्फ जुड़ने से, जैसे बच्चा जुड़ता है इमेजनरी ऑर्डर में, तो उसी तरह मोहनदास नैमिषारम का जो भी पात्र है वो उसका एक रिवर्स, एक काउंटर पार्ट तैयार करता है उस मेल जो पेट्रियार्क का, एक मैट्रियार्क के रूप में, जो इसको प्रेशर देती है। वहां पे ये उससे छोटा है, ये उसको अपने घर में ले जाती है और उसका इस्तेमाल कर, तो इस तरह का एक नैरेटिव, रिवर्स नैरेटिव जो तैयार कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि उस टाइम का दलित साहित्य इमेजनरी ऑर्डर में है पूरी तरह से। आप देखेंगे कि जब नारीवाद, सवर्ण नारीवाद का भी जन्म हुआ, तो रुकैया सखावत हुसैन ने सुल्ताना ड्रीम करके लिखी, तो वहां पर भी यही ड्रीम है,
और ड्रीम, डिमांड, ये सब इमेजिनरी स्टेट से रिलेटेड चीजें हैं। तो वहां भी सुल्ताना ड्रीम करती है कि पूरा रिवर्स ऑर्डर हो गया है, कि जितने पुरुषों के काम स्त्रियां कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं जो स्टीरियोटाइप समझा जाता है, और खाना बनाने का काम पुरुष कर रहे हैं, तो सुल्ताना अपने ड्रीम में ऐसा देखती है। इसी तरह आप देखेंगे एम्मा, तो आप देखेंगे कि जो ये जेन ऑस्टिन का वो उपन्यास है, तो एम्मा में भी जेंडर का रिवर्सल है। एम्मा में भी आप देखेंगे कि जेंडर का रिवर्सल है। एम्मा जो पात्र उसके मेन प्रोटोनिस्ट वो पुरुष है, बिल्कुल जो पुरुष की भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो उसकी है वहां पर। जो प्राइज एंड प्रेजुडिस में आप देखिएगा पूरा उसका रिवर्स निगेटिव कॉपी है एम्मा। प्राइज एंड प्रेजुडिस में जो काम स्त्रियां कर रही हैं वो काम एम्मा में जाके पुरुष करने शुरू कर देते हैं, और जो काम पुरुष कर रहे हैं प्राइज एंड प्रेजुडिस वो भी जेन ऑस्टिन का ही। तो ये रिवर्सल जो है इस तरह का, ये ड्रीम सीक्वेंस में, ये दलित साहित्य का प्रथम चरण में, ये जो मोहनदास नैमिष राय वगैरह का मैंने एग्जाम्पल दिया, और बाकी लोगों का भी उपन्यास पढ़िएगा तो इसी तरह आएगा। इसके बाद दलित साहित्य देखिएगा अपने विकास के सिंबॉलिक ऑर्डर में पहुंचता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि तक जाता है। तो वहां पर डिजायर है, इच्छाएं जब उनकी कविताएं पढ़िएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, या उनकी आत्मकथा जूटन, तो वहाँ इच्छाओं का साम्राज्य, एक डिजायर का साम्राज्य आप पाइएगा। वो सिंबॉलिक ऑर्डर है जहाँ भाषा के रेल में आप वहां पर जाते जाते अपना नैरेटिव डेवलप कर पाता है दलित साहित्य। और वो, लेकिन वो अभी भी रियल से कटा हुआ है। वो एक भाषा के अंदर सिंबल, ऐसा सिंबल विकसित करता है कि जहाँ पर उसका जो अत्याचार हुआ है या उसके प्रति करुणा उत्पन्न हो सके, तो भाषा के माध्यम से वो सारा प्राप्त कर लेना चाहता है, अपने डिजायर का फुलफिलमेंट चाहता है। भाषा में जो चीज वास्तव में उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, भाषा लिख के, जैसे अगर उसको बदला लेना है किसी से तो वो अपनी कहानी में लिख के, अम्मा कहानी लिख के वो बदला ले लेता है। या कहीं वो एक मैट्रियार्क, अभी तक इमेजिनरी स्टेट का जो प्रभाव बना हुआ है, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि भी अपनी कहानी में मैट्रियार्क सृजित करते हैं। कहानी का नाम है अम्मा, और उसके माध्यम से तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो चौथा स्टेज आता है वो है ये तीसरा स्टेज रियल, और रियल तक आते आते फिर कैलाश बानखड़े जैसे कहानी का प्रावधान होता है, जो अपने कॉन्शस लेवल पे तो बड़ा सीमित है। और आप देखेंगे कि अगर जब लेखक अपने तरफ से कुछ विचार लिख रहा है तो विचार ज्यादातर जो प्रगतिशील धड़ा है तथाकथित सवर्णों का, उसी से मिलते जुलते विचार। लेकिन जब वो कहानी लिखता है, कहानी रियल अनकॉन्शस द्वारा लिखी जाती है, और खासकर वो रियल रेल्म या ऑर्डर की कहानी है कैलाश बनखाड़े, तो उसमें बड़ा सूक्ष्म और बड़ा बारीक और सचमुच में जो रियल नीड है दलित समाज की, उनकी कहानियों में फिर प्रकट होता है। इसलिए मैं इन तीनों स्टेज के बारे में आपको बताना चाहता था। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इन कहानियों पर जो सवर्ण आलोचकों ने लिखा है, जैसे बजरंग बिहारी तिवारी ने लिखा, वो बहुत ही गलत और बहुत काल्पनिक टाइप का है, जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं। जैसे बजरंग बिहारी तिवारी ने लिखा अपने वो आलोचना में सत्यापित कहानी के बारे में, जिस कहानी का हम लोग कहानी की बात कर रहे हैं, कि ये कहानी मूलतः, या कैलाश बनखड़े के सारी कहानियों के बारे में ही लिख दिया, सिर्फ इस कहानी के बारे में नहीं, कि ये कहानी मूलतः जो है घुटन की कहानी है, कि इसमें घुटा घुटा हुआ है जो पात्र है, और बड़ा गुस्से में है, और क्लर्क से, साहब से लड़ जाता है, और इस तरह की उसकी व्याख्या की। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बड़ा है कि हिपोक्राइट किस्म का, दूहरे किस्म का ये व्याख्या है या आलोचना है। क्योंकि बकौल खुद ये जो बजरंग बिहारी तिवारी खुद को मार्क्सवादी मानता है, तो ये मार्क्सवादी आलोचना का नमूना पेश करना चाहिए था जो अपने आप को मान रहा है, और उसके अनुसार उस कहानी की व्याख्या करनी चाहिए थी। लेकिन ये आदमी भी देखिएगा कहने को मार्क्सवादी है, लेकिन इसका पूरा पेटी बुर्जुआ जो निम्न पूंजीवादी मानस और उसी जमीन पे खड़ा होकर आलोचना करता है वो। और ये जो आलोचना है ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक आलोचना है, फ्रायड वाली आलोचना है। वही फ्रायड जिसको कि मार्क्सवादी बसली नो करके उसने फ्रायडिनिज्म ए क्रिटिक करके किताब लिखी है, तो जिसमें बताया कि किस तरह
जब फ्रायड का जन्म हुआ, वो इतना पॉपुलर हो गया, तो उसका मुख्य कारण था कि उस टाइम में ये जो बुर्जुआ वर्ग था, जो निम्न पूर्वा, उसको एक जरूरत थी रेडीमेड इस तरह करने की। लेकिन जब युद्ध हुए तो युद्ध में तार तार हो गया। देखिए फ्रायड की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो गई जब हार्ड रियलिटी को मानना ही पड़ गया मध्यम वर्ग को। तो इस रूप में उसका क्रिटिक तैयार करता है। तो एक मार्क्सवादी होने के नारे इसको फ्रायड का हेल्प नहीं लेके और फ्रायड का के आधार पर आलोचना करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब अपने आप को मार्क्सवादी आप बोलते हैं और बड़ा उसका डंका पीटते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप ईमानदार रहें उसके आधार पर। तो इस व्यक्ति ने फ्रायड के आधार पर इस तरह व्याख्या की कि ये जो घुटन और ये सब जो बात कर रहा है वो कुछ नहीं है। ये फ्रायड का जो रिप्रेशन का, दमन का सिद्धांत है कि जब अपनी इच्छाओं को आप दमित करते हैं, रिप्रेशन करते हैं, तो वो बड़ा एक विकार के रूप में और एक मनोरोग के रूप में प्रकट होता है। बड़ा ये घिसा पीटा भलकर सिद्धांत है फ्रायड का, और इसी को उसने दोहरा दिया है ये सत्यापित कहानी की व्याख्या करते हुए तिवारी ने। तो ये व्याख्या बड़ी ही इनएडिक्वेट ही नहीं, अधूरी ही नहीं, एकदम सर्वथा सत्य के विपरीत है और गलत है। घुटन जैसा उसमें कुछ नहीं है। और जो ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, इसमें निश्चित रूप से, और यहाँ सबसे बड़ी गलती ये भी है कि कहानी का जो शीर्षक है सत्यापित, उसी में कहानी को रिड्यूस कर देने की कोशिश की है। पूरे कहानी को उसके शीर्षक पढ़ के ही उसका व्याख्या कर देने का कोशिश, और उसके पाठ में जो पूरा लिखा गया उसमें डिटेल में जाके मेहनत न करने का एक जो इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, एक बौद्धिक आलस का शिकार तिवारी हो गया है। और उसके रेसे को, एक जो आलोचक को मेहनत करनी करे, उससे सर्वदा एक परजीवी वर्ग की तरह, एक पैरासाइट वर्ग जो होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो बौद्धिक श्रम से भी वो व्यक्ति एक आलोचक को जो करना चाहिए भाग गया है। और एक कहानी के शीर्षक सत्यापित के ही इर्द गिर्द सारी आलोचना समाप्त हो जाती है, जो कि गलत है। सत्यापित किसी भी कहानी को जानने के लिए एक नाम दिया जाता है, वो नाम भर है बस सत्यापित। लेकिन ये कहानी जो है सत्यापित, एक बहुत बड़े फलक की कहानी। ये कहानी आप देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि पहचान की सिर्फ एक कहानी नहीं, पहचान की भी कहानी है, लेकिन सिर्फ इसको पहचान की कहानी नहीं माना जा सकता है। ये एक व्यापक फलक, एक नहीं स्वीकार किए जाने का, एक जो सिंबॉलिक ऑर्डर है, जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में एक आदमी को पूरी तरह से निकाल दिए जाने की कहानी है। और ये सिर्फ पहचान और अटेस्टेड करा के, जब उसके तमाम घटनाओं को आप देखेंगे तो इस बात को आप समझ पाएंगे। ये कहानी जो दो दर्द वाले आदमी है, जो कहा जाता है कि स्त्री स्त्री से लड़ती है, दलित दलित से लड़ता रहता है, लेकिन वो एक इपिफेनिक मोमेंट है जहां दो दलित अपने दर्द के रिश्ते से जुड़ जाते हैं। एक कहानी के अंत में जब देखिएगा सत्यापित, तो जो भाऊ साहब इंग्ले से हाथ मिलाता है, जो प्रोटोगोनिस्ट है कहानी का, जो मुख्य पात्र है, और दोनों बोल, जब उसको कहा जाता है, फिर से क्लर्क दोहराता है कि साहब के पास टाइम नहीं है टेस्टेड करने का, तो वो बोलता है कि हमारे पास भी टाइम नहीं। तो ये जो संघर्ष के एक चेतना, एक संकेत के साथ, हम बताए कि ये बहुत लाउड नहीं है, ये संकेत भर कर जाते हैं। क्लास बन खड़े बड़े अपने बारीक संकेतों वाले ये कहानीकार, तो वहाँ संकेत करते हैं कि वो दोनों व्यक्ति नहीं, बाकी लोग भी जो परेशान थे, सारे लोग मिल के साहब के पास जाते हैं कि नहीं, साहब को मिलना ही होगा। तो एक संघर्ष का सामूहिक इसकी भी कहानी ये है कि दर्द में और एक दूसरे के दर्द को रियलाइज करना। पहले आप देखिएगा दोनों एक दूसरे का आशंका से देखते, बड़ा जब पूरा कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बड़ा अपने उसका लय है एक उस कहानी का। तो उस कहानी में वो सबसे पहले मुस्कान भेजता है, तो वो जो प्रोटागोनिस्ट है वो मुस्कुराता है देख के भाऊ साहब इंग्ले को, लेकिन इंग्ले कोई प्रतिक्रिया, वो अपने परेशानी से परेशान है, उसको मुआवजा लेना है, वहां शिकायत करना है, तो वो ध्यान नहीं देता है। तो इसको बुरा लगता है, और लेकिन ये बाद में रियलाइज करता है कि नहीं, ये आदमी खुद से परेशान है, इसलिए हमको रिस्पॉन्स। तो ये दोबारा ट्राई करता है उसे रिलेट करने का, उससे बात करने का, कि दोनों परेशान हैं। तो फिर वो धीरे धीरे खुलता है और अपनी पूरी कहानी भाऊ साहब इंग्ले प्रोटोगोनिस्ट को बताता है। और ये बॉन्ड धीरे धीरे दो सताए हुए आदमी का बॉन्ड इतना तगड़ा होता है कि कहानी का अंत तक आते आते दोनों हाथ मिलाते हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़े फलक का, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दलितों के बीच में जो बिखराव है, और वो किस तरह से एक दूसरे को आशंका की नजर से देखते हैं, लेकिन ये आशंका की नजर
ये अस्थाई नहीं है। जब एक दूसरे को जानने के अभाव में यह आशंका है, और हम लोगों को जानने नहीं दिया गया। जिस तरह सेलुलर जेल के बंदी हुआ करते थे, जो अंडमान में सेलुलर जेल है, तो वहां एक कोठरी में बंद बंदी बगल वाले कोठरी को बिल्कुल नहीं जानता था, उनको अलग अलग रखा जाता था। एक मेरी कविता है कि जब एक सताया हुआ आदमी दूसरे सताया आदमी से हाथ मिलाता है तो जालिम की रूह कांपने लग जाती है। तो चाहता है कि आप अलग अलग रहें, और अलग रखने का माध्यम हो कि आप में संवाद कायम ना हो। तो हमारी भाषा भी संवाद वाली भाषा नहीं हो के गुस्से वाली भाषा। हमको जो जो हमारा भाषा का रजिस्टर है वो बड़ा सीमित, रेस्ट्रिक्टेड भाषा का रजिस्टर हमको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें बड़ा संकेतों से, और देखिए बड़ा कम बोलता है सताया हुआ उत्पीड़ित दलित आदमी के पास बड़ी सीमित भाषा होती है, कम बोलने वाला होता है वो। तो ये उस भाषा से बाहर निकलकर जो एक दूसरे से जुड़ने की भाषा की ओर जो अग्रसर होता है, इसमें पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी में। और इसको सिर्फ वही सत्यापित करने की कहानी के रूप में सत्यापन का भी एक एंगल है, और रिकॉग्निशन किस तरह रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे, बात तो बार बार कहानी में आती है, मैं इसको मानता हूँ। जैसे जब वो अपनी बीमार पत्नी को, जो गर्भवती है, भाऊ साहब इंगले, इसलिए मैं इस कहानी का मुख्य पात्र भाऊ साहब इंगले को मानता हूँ, न कि जो कहानी का नरेटर है, जो प्रोटोगोनिस्ट है उसको, जिसको प्राय सवर्ण आलोचकों ने उसी को मुख्य पात्र माना है। लेकिन मेरे हिसाब से इस कहानी का मुख्य पात्र भाऊ साहब इंगले है। तो भाऊ साहब इंगले अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में जाता है, तो उसको दाखिल नहीं करने दिया जाता है। वहीं पे फर्श पे उसकी पत्नी लेट जाती है, गर्भावस्था का अंतिम अवस्था है, जिसकी वजह से वो काफी, आप जानते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का लास्ट टाइम में कितना बुरा हाल और किस तरह से वो अवश और बेबस होती है, और वैसे हालत में भी नर्स उसको एडमिट करने का, लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो परेशान है। और उसका जैसे कि अस्पतालों में कि नाम बताओ, पहचान बताओ, तो जब वो अपना पहचान के रूप में बताता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो बौद्धवाड़ा में रहते हैं, तो बौद्धवाड़ा वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये दलित लोग आजकल अपने, क्योंकि उस टाइम में उसको महारवाड़ा बोला था। महार एक दलित जाति है जिससे बाबा अम्बेडकर भी बिलोंग करते थे, तो उनकी बस्तियां अलग होती थी, मुख्य बस्तियों से अस्पृश्य होते थे, तो उनको महारवाड़ा कहा जाता था। लेकिन जब बाबा अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 1956 में, तब ये जो मुक्ति, एक नामांतरण का एक आंदोलन होता है, नए नाम दिए जाते हैं, हर आदमी अपने आप को नए नाम देता है, तो वो आप देखिएगा कि बौद्धवाड़ा का है। लेकिन इस नए नाम देने को, अपनी नई पहचान जो कायम की, उसको स्वीकार करने के लिए वो नर सवर्ण जाति की है, संकेत किया जैसा कहानीकार ने, वो लिखने से वो महारवाड़ा ही लिखती है उसके परिचय में, और उसको बिल्कुल सहयोग नहीं करती, वो परेशान हो जाता है। और उसी के बाद वो अस्पताल के जो कारकुन हैं, जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, उनके शिकायत के लिए वो, और मुआवजे की राशि के लिए वो जो प्रशासन के पास, जहाँ प्रशासनिक दफ्तर है, वहां भाऊ साहब इंगले आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कि उसकी जो पहचान है बौद्धवाड़ा, वो बौद्ध हो चुका है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी आइडेंटिटी, वो खुद को डिफाइन करे, खुद को परिभाषित करे, इसका एक रेजिस्टेंस है। तो खुद को परिभाषित करने का मतलब होता है अपनी भाषा विकसित करना, यानी उसको फिर से गूंगे बनाया जाने की, कि तुमको मेरी भाषा बोल, और जब तक आप उसकी भाषा में बोल। इसीलिए आपको देखिएगा कि जब वो कल्याण की भी बात करता है, कहानी बहुत गहरे स्तर पर समझने की जरूरत है, और ये भाऊ साहेब को समझ के ही इस कहानी को समझा जा सकता है कि अलग बहुत जरूरी होता है कि आप ऑपरेशर से आपकी भाषा अलग हो, संस्कृत, तभी उससे लड़ सकते हैं। उसी के भीतर आप, मतलब न्यूटन का गति का नियम है कि आप साइकिल पे ही खड़े होके साइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब बाहर, मतलब किसी भी चीज में चेंज लाने के लिए न्यूटन के गति का एक दूसरा नियम है कि बाहरी बल जरूरी है, भीतरी बल से कोई चीज चेंज नहीं होता है, बाहरी बल बहुत जरूरी है। तो जब तक आप बाहर नहीं आएंगे उस सिस्टम से, तो इसलिए लड़ाई को, अभी देखिएगा पूरी लड़ाई को उसी सिस्टम में शामिल होने की लड़ाई, समावेश, इसलिए बड़ा कार्यक्रम वगैरह गवर्नमेंट के चलता है कि इंक्लूजन कार्यक्रम, की दलितों को भी मुख्य धारा में इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट। लेकिन देखिएगा जितने जो लड़ने वाले हांसी के लोग हैं, पीड़ित,
वो इसे इनकार कर देते हैं। माल्कम एक्स तो बहुत ही इसको चिढ़ के बोलता है कि हमको इंटीग्रेट नहीं होना, इंडिपेंडेंट अपना। तो इंडिपेंडेंट जब वो अपना नाम भाषा रखते हैं बहुत बड़ा, तो देखिए उनको दिक्कत हो जाती है कि नहीं तुम मेरा ही इसलिए ये सिर्फ समझना कि दलितों का प्रॉब्लम एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम है कि उनको बाहर कर दिया गया कि नहीं, बाहर कर दी मतलब इसको बाहर कर दिया जाना बोलना ये गलत है। बल्कि आदिवासी कुछ हद तक उस बाहर हैं और वो अपना अलग अलग हालांकि उनको भी इंटरगेट करने का, क्योंकि बिना किसी को इंटरगेट किए हुए अपने में शामिल उसका शोषण नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्त्रियां हैं। किसी स्त्री को आप जंगल में डाल दीजिएगा, उसका शोषण, उसको पत्नी बना के और उससे रिश्ता जोड़ के ही उसका शोषण संभव होता है। तो दलितों को भी जो एक्सक्लूजन की बात है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो छुआछूत है, जो उसको डेमोरलाइज करने के औजार हैं, उसी को हम लोग एक्सक्लूजन समझ लेते हैं, जो गलत नाम है। ये सही नहीं है, ये गलत बहुत भ्रांत नोशन है और ये सवर्ण आलोचकों द्वारा दिया गया नाम है। इससे हम लोग को इनकार कर लेना चाहिए। दलितों का प्रॉब्लम एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्लूड अगर वो होते, इनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती। मंगल ग्रह का कोई प्राणी अगर होगा, मान लिए अगर सपोज फर्ज कीजिए, तो क्या मंगल ग्रह का प्राणी का कोई सवर्ण ब्राह्मण वाइट शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अलग है। किसी का शोषण करने के लिए उसको इंटीग्रेट खुद में मिलाना जरूरी। इसलिए देखिएगा अभी हिंदू धर्म या आर्य समाज जो था, वो पूरा इंटीग्रेट करने का कोशिश का ही आंदोलन था कि कैसे दलितों को भी शामिल किया जाए हिंदू फोल्ड में। या जो भी जैसे मुसहर, वो एक टाइम में एक जनजाति थी, वो जाति के रूप में शामिल हुई। इसीलिए देखिएगा कि आपके बौद्धवाड़ा के रूप में वो रिकॉग्नाइज नहीं करता आपके बस्ती को। इसी तरह कोई आदिवासी है, पायल तड़वी भील आदिवासी है, लेकिन उसको सताया जाता है छोटा जाति दलित बोल के। इसी तरह अभी एक बंगाल में कांड हुआ कि किसी एक प्रोफेसर ने मरूना मुर्मू संथाल जाति के लोग होते हैं, जनजाति के ट्राइब जो है, तो लेकिन उसको भी जातीय टिप्पणी की गई, उसको छोटा जाति ही बोला गया। वो जाति के फ्रेमवर्क में ही आपको शामिल करता है। वो आपको, शुक्रिया एक्का जी। तो वो जाति आदिवासी को भी अलग से मान्यता, आदिवासी लड़ते रह गए कि भाई हम अलग है। आप देखिएगा कि जो इवन जो मारूना मुर्मू के सपोर्ट में जो लोग आए, उन्होंने भी उस सारे प्रॉब्लम को उसी कास्ट के लेंस से देखा। वो ट्राइबल है, उसका अलग कल्चर है, उसका सेपरेट आइडेंटिटी है, उसके अपनी भाषा है, इस रूप में देखने का इनकार कर दिया। जो उसके सपोर्ट में लोग थे, विरोधी की बात छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके इंडिपेंडेंट अस्तित्व से वो इनकार करता है, बौद्धवाड़ा के अस्तित्व से वो इनकार करता है कि भाई तुम बौद्धवाड़ा नहीं, महारवाड़ा नर्स बहुत ये करके। और यहाँ आप एक एंगल देखिएगा कि बहुत छोटे छोटे संकेतों में कि उसको सताने वाला कोई पुरुष नहीं है। जो नारीवादी, सवर्ण नारीवादी लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो एक नर्स यानी स्त्री ही उसको सता रही है। इसलिए जो है कि स्त्री और दलित को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर बड़ा निराशाजनक स्थिति है कि एक जो नर्स है वही उसको बोलते है कि नहीं तुमको हम महारवाड़ा ही लिखेंगे। तो ये जो एक स्पेस है, तो स्पेस का जो इंटरसेक्शन है आप देखिएगा, कास्ट के भीतर सारा चीज काम करता है। और जो लोग इसमें नहीं, जैसे मुसहर के लोग ट्राइब थे, आप कहीं से भी हिस्ट्री पता कर लीजिए, वो आज कास्ट के रूप में गिने जाते हैं, शेड्यूल कास्ट समझे जाते हैं बिहार वगैरह में। तो इसी तरह संथाल को भी लगभग बंगाल में जाइएगा तो उनकी भाषा नष्ट कर दी गई और वो बांग्ला भाषा टूटा फूटा बोलते हैं। जब उनको चित्रित भी किया जाता है तो बड़ा गलत ढंग से वो किया जाता है। तो कई आप खोवर धाना धानी करके एक बांग्ला सीरियल था, मैं देखता था, तो उसमें उसको बड़ा स्टीरियोटाइप करके, यानी आप महारवाड़ा से बाहर नहीं आ सकते। तो महारवाड़ा से अब देखिएगा किस तरह वो जगह सेम है, वहीं पर वो रह रहे हैं। महारवाड़ा का ही नाम बदल, लेकिन ये नाम बदल देना भी, जो मैं बोल रहा था कि सिंबॉलिक ऑर्डर भी, रियलिटी में वो कहीं नहीं बदला, जहां वो रहते तो वहीं रह रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव, एक जो लैंग्वेज के अंदर उनका वो ट्रांसफरेंस है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्थापन, हिजरत, उसको एक्सोडस जो बोलते हैं, किया है। कैसे किया है? वो महारवाड़ा से कहीं न जाते हुए भी महारवाड़ा से बौद्धवाड़ा में चले आए। और ये लैंग्वेज के अंदर, सिंबॉलिक अंडर के अंदर भी जो विस्थापन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता
तो महारवाड़ा लिखने का इतना जित वो सवर्ण महिला सवर्ण नर्स नहीं करती। तो ये जो सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर भी जो हमारा विद्रोह है, हमारा जो अल्टरनेटिव नैरेटिव सेट करने की प्रवृत्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको सेट करने की कोशिश कैलाश वानखेड़े ने सत्यापित कहानी के अंदर किया है। और जिस तरह से जो लड़ाई है उसका जो उत्पीड़ित क्लास से है, वो इतना उभाट नहीं है, जो एक्सप्लॉयटेशन है कि पता चले क्लर्क उसका जान नहीं मार दे रहे हैं। तो आप देखेंगे भाषा के भीतर ही पूरी वो लड़ाई है कि उस पर व्यंग करता है, उसको डेमोरलाइज करने की, उसको घूर के देखता है, उसकी नजरों से, यानी पूरा बॉडी लैंग्वेज से लेके जो वर्बल लैंग्वेज तक है उसको अपमानित करने की बार बार। सभी स्त्रियां दलित नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि सवर्ण स्त्रियां सवर्ण ही हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी, अगर सभी स्त्रियां दलित होती तो सारी स्त्रियों का जो औसत आयु होता, शैलीकिरण जी ने बहुत बार अपने व्याख्यान में इस बात को रेखांकित किया है, उन्हीं से मुझे मालूम चला। तो बाद में मैंने इस पे और बाकी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि सवर्ण स्त्रियों से दलित स्त्रियों का औसत आयु 1-2 वर्ष नहीं 20 साल कम है। वो हजार्डस, कितनी सवर्ण स्त्रियां चमार का काम करती हैं, बच्चों का जन्म चमैन का काम करते हैं, कितनी सवर्ण स्त्रियां हैं जो मैला उठाती हैं, मुझे बता दीजिए, तब उनको मैं दलित मानने के लिए तैयार हो जाए। तो एक गलत बात है। सवर्ण स्त्री देश का प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी, लेकिन दलित पुरुष आज तक नहीं बना है, या दलित स्त्री तो और भी नहीं बना है। इसलिए ये सब बात गलत है कि सारी स्त्रियां दलित हैं, ये गलत। हम ये नहीं मानते कि सवर्ण स्त्री पे अत्याचार नहीं है, उसका ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन है, लेकिन वो दलित नहीं, उसका ऑपरेशन सवर्ण स्त्री के रूप में ही दलित। और दलित एक अलग कैटेगरी है, अपने आप में एक समाज है, बौद्धवाड़ा है दलित। और इसी चीज को ये कहानी बड़ा स्पष्ट करती है। अगर सवर्ण स्त्री जो है वो भी दलित होती तो वो बौद्धवाड़ा उस तरह से गर्भवती दलित स्त्री को भगा नहीं देती अस्पताल से, जो कहानी में बड़ा रियलिस्टिक यथार्थवादी कहानी कैलाश वानखेड़े। और इस तरह बौद्धवाड़ा से उसको चिढ़ नहीं होती कि तुमको हम महारवाड़ा ही लिखेंगे, चमार ही लिखेंगे। और इस तरह से कंगना रावत जैसी रनौत जी हैं जो सवर्ण स्त्री आरक्षण का विरोध नहीं करती, और इतना घृणा और मेरिटलेस भोंदू दलितों को थर्ड रेट बोलना, ऐसा नहीं, घृणा के जो उनके बयान आए घृणापूर्ण रनौत जी के नहीं आते। तो आप देखिएगा तमाम जो जितने वो सवर्ण स्त्रियां हैं वो बहुत घृणा से भरी हुई। मृणाल पांडे एक हैं जो पत्रकार हैं और प्रसिद्ध कथाकार शिवानी की बेटी हैं, तो वो महिलाओं के लिए आरक्षण का सपोर्ट करती है, लेकिन दलितों के आरक्षण के लिए घोर विरोधी है, उसका एकदम जानी कट्टर दुश्मन है। तो अगर वो भी दलित स्त्री दलित होती तो ऐसा नहीं होता। तो हमको व्यवहार में दिखना चाहिए, सिर्फ सिंबॉलिक ऑर्डर, ये जो विचारधारा सभी स्त्रियां दलित हैं, तो वो जो सवर्ण होता है इमेजिनरी स्टेट से ऊपर नहीं चल पाता। जैसे दलित साहित्य का विकास हुआ, वो इमेजिनरी से सिंबॉलिक, सिंबॉलिक से रियल ऑर्डर में प्रस्थान करता है, लेकिन ऐसा प्रस्थान सवर्ण नहीं करता। सवर्ण इमेजिनरी नार्सिस्टिक आत्ममुग्ध जो ऑर्डर है उसी साइकिक ऑर्डर में वो कैद होकर रह जाता है, इसलिए अपने से बाहर दुनिया को समझना ही नहीं चाहता। इसलिए वो बड़ा इंटीग्रेटेड होल, पूरे दलित को एक होल, जो मैंने शुरू में ही बताया कि मिशनरी ऑर्डर अखंड होता है, इसलिए बड़ा सुंदर लगता है। उसमें खंड खंड जो रियलिटी के तनाव है, रियलिटी के जो फ्रेगमेंटेशन है, कि जब हम लोग रियल अर्थार्थवादी होते हैं तो देखते हैं कि बड़ा तनाव है, कहरा नहीं है। तो वो इकहरापन होता है, सवर्ण इमेजिनरी स्टेज में ही अरेस्टेड होता है, वही जीवन में। इसलिए वो इसको लाका ने क्रोनोलॉजी से जोड़ के नहीं देखा कि भाई 3 साल तक रहेगा, नहीं, सवर्ण के केस में पूरा जिंदगी भर सवर्ण इमेजिनरी ऑर्डर में ही बना रहता है, नार्सिसिस्टिक ऑर्डर में, मिरर स्टेज में ही। तो मिरर में वो अपने चेहरा देता है तो उसको पूरा दिखाई देता है। आप रियलिटी में देखेंगे तो कटा कटा कोई चीज दिखाई देगा, लेकिन जब वो मिरर में देखता है, मिरर स्टेज में अपने आप को देखता है अपने नजर से, तो इसलिए वो देखता है कि नहीं सारी स्त्रियां उसको एक ही जैसी दलित नजर आती हैं। लेकिन जब रियल ऑर्डर में हम लोग देखेंगे तो ये फ्रेगमेंटेशन है। और जैसे कि दलित भी एक कैटेगरी नहीं, उसके अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव है। और ये भेदभाव इसलिए है कि जो शोषण करता, प्रेशर है, उत्पीड़क है, तो वो उसके उत्पीड़न के लिए दलित पुरुष और स्त्रियां एक समान उपलब्ध नहीं है। दलित स्त्री शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए ज्यादा उपलब्ध है, ज्यादा वल्नरेबल है। उसका एक और बायोलॉजिकल डायमेंशन भी है, दलित पुरुष के साथ शायद ही
कोई बलात्कार वगैरह की घटना होगी। लेकिन दलित तो उसके ऑपरेशन के एक्स्ट्रा डायमेंशन है। तो वहां पर भी जो दलित पुरुष है, जो मिशनरी स्टेट का मोहनदास नेमित सराय वगैरह, तो वो भी इस डिस्टिंक्शन को जो स्त्री और पुरुष में दलित में है नहीं स्वीकार करता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि दलित भी कोई एक मोनोलिथ, एक कहरा कैटेगरी नहीं है, उसमें भी फांक है और इस फांक को स्वीकार करना चाहिए, जिसको तमाम अभी देखते हैं स्वीकार, एक आजीवक गुट के पुरुष खासकर स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि रियल जो ऑर्डर है दैट इज दी जो अनकॉन्सर्ट ऑर्डर है वो ज्यादा नीड के वो करीब है। और इस चीज को कैलाश बनखड़े की जो सत्यापित कहानी भी इसको सत्यापित वेरीफाई करती है। उसमें जब आप देखेंगे तो जो दलित जो सवर्ण स्त्री है यानी जो नर्स है, उसका भी वही रवैया है उसके अनुसार। और इसमें आप देखिएगा कि स्त्री एक आती है, वो भी टेस्टेड कराने के लिए आती है। इसमें 3 पात्र हैं जो आते हैं, इसी में पूरा कहानी बुन दिया है कैलाश बनखड़े ने। तो एक जवान लड़की 18-20 की आती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा तनावपूर्ण माहौल है, टेस्टेड नहीं हो रहा है, वो परेशान है, गलियारा में इधर से उधर कर रहा है जो प्रोटागोनिस्ट है। तो उसी टाइम में एक 18-20 साल की लड़की आती, तो क्लर्क उसके करीब चाचा के उम्र के, उसके बाप का दोस्त है, लेकिन उसको बुरी निगाहों से देखता है कि तुम्हारा काम कर दूंगा, और उसका काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी नीयत गंदी है, उसको ये देह के रूप में देखता है। लेकिन लड़की बड़ी चालाक है, और वो जिसको एक मनोविश्लेषक थी स्त्री रिविया, तो रिविया ने इसको कहा कि उमेलनीनेस एज ए मस्क्वारेट। तो वो एक स्त्री अपने जीवन के शर्तों के कारण, उत्पीड़ित होने के कारण, वो अपना एक भाषा और एक मुखौटा और अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको मनोविज्ञान में डेवलप कर ली, तो वो उसको अंकल बोल देती है कि जैसे ही अंकल, तो उसका वो जो सताने का, उसको गंदी दृष्टि से देखने का था, खत्म तो नहीं होता, लेकिन वो ठंडा पड़ जाता है। फिर वो उससे अभी भी उसको बहुत आई हो हंस के बात करता है, लेकिन अंकल बोल दीजिएगा। इसीलिए देखिएगा कि स्त्रियां अपने को बचाने के लिए भैया बोल देती हैं, अंकल बोलती हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी होती है, जिसको कि रिवियरा मास्क्वारेड बोलती है, मास्क्वारेड यानी मुखौटा। तो वो लड़की भी इस मास्क्वारेड का इस्तेमाल करते हुए मुखौटा पहन लेती है और बोलती है अंकल जी करके, जो क्लर्क है जो सता रहा है इन लोगों को। तो आप देखेंगे इस डायमेंशन को, जो स्त्रियों वाले शोषण को, ये ऐसा नहीं, अपने कहानी में इसको भी बखूबी वर्णन करते हैं। एक कैलाश बनखड़े की विशेषता है, और बड़ा उसका सूक्ष्मता से दिखाते हैं कि किस तरह ये जो शोषण इतना ओवरट नहीं है कि उसको कोई मैन हैंडलिंग कर दिया या उसको पकड़ लिया, बड़ा मानसिक टाइप से वो जो क्लर्क है, घाट टाइप का है, वो शोषण उसको ऊपर से नीचे देखता है, नजरों से ही नापता है, और उसको स्त्री होने के कारण तुम्हारा काम हम जल्दी कर देंगे, आओ आओ टेस्टेड, जबकि इन लोगों को घुसने भी नहीं दे रहा है कि साहब के पास टाइम नहीं है, लेकिन इस पर कामुक निगाह होने की वजह से बोलता है कि आओ तुम्हारा काम हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये कैलाश बनखड़े देखेंगे कि ये ज्यादा सही परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को दिखाने में कामयाब रहते हैं, कि किस तरह ये जो दलित स्त्री का शोषण है उसको सवर्ण स्त्री के शोषण से कहीं तुलना नहीं किया जा सकता, कि उसका शोषण तिहरा शोषण, एक गरीब होने के कारण उसका आर्थिक शोषण होता है, दलित होने के कारण जातीय शोषण होता है, और स्त्री होने के कारण लैंगिक शोषण होता है। और उसके शोषण करने, सवर्ण स्त्री का शोषक का जो दायरा है बहुत छोटा है। सवर्ण स्त्री को सवर्ण पुरुष ही सता सकता है, क्योंकि दलित पुरुष उसे सताना तो छोड़ दीजिए, अगर प्रेम भी कर ले तो ऑनर किलिंग हो जाती है। आए दिन आप ये घटनाएं सुनते होंगे, आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी सवर्ण पुरुष ने दलित स्त्री से शादी कर लिया तो उसका ऑनर किलिंग, हत्या हो गया। हत्या हमेशा दलित पुरुष से, क्योंकि मनु ने जो विधान बनाया उसने बोला कि ये तो जायज है, इसको तो हक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्राह्मण पुरुष दलित स्त्री से शादी कर ले। उसको अनुलोम यानी फेवरेबल चीज बोला, प्रतिलोम सिर्फ इसको बोला। तो इससे क्या होता है कि सवर्ण स्त्री को कौन सता सकता है? अगर सताना को सही भी मान लिया जाए तो एक छोटा सा जो वर्ग है ब्राह्मण पुरुषों का, लेकिन दलित स्त्री को दलित पुरुष तो सताता ही है जिन भी वजहों से, और सवर्ण पुरुष भी उस पर कुछ दृष्टि रखता है। और भंवरी बाई के साथ सवर्ण पुरुषों ने बलात्कार किया था, और ये निर्भया भी ओबीसी वर्ग से आती थी, जो इतना बड़ा कांड दिल्ली में हुआ था। तो इसको भी देखा जाएगा तो सारे वर्ग के
उसमें सवर्ण पुरुष भी था, दलित भी था, ओबीसी भी था। तो आप देख रहे हैं कि दलित का बहुत बड़ा वर्ग है, दलित स्त्रियों के पीछे पूरा पुरुष समुदाय उसके शोषण। तो आप कैसे दोनों को एक में तोल सकते हैं? तो ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है कि दोनों को एक तथ्य इसके खिलाफ है। और ये जो आप किसी भी विचार से देख लें कि जो सताने वाला वर्ग है, जो उसको प्रताड़ित उत्पीड़न करने वाला वर्ग है, वो बहुत बड़ा विशाल वर्ग है दलित का। कि दलित सवर्ण स्त्रियां भी सताती हैं दलित स्त्रियों को, मेड के रूप में वो उनके यहाँ वो काम करती हैं। तो मेड के रूप में उसको न छुट्टी मिलता है, न कोई रोजगार की क्रांति नहीं है, न मजदूर कानून के, न मिनिमम वेजेज में आते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर को भी गर्भावस्था में छुट्टी मिलती है, जो एक्ट बना हुआ है। मिनिमम वेजेज एक्ट है कि इससे कम आप नहीं दे सकते वेतन, लेकिन वो किसी भी नहीं आती है। सारी मेड 99% छोटी जातियों से आती। तो इसका शोषण, इन्हीं के श्रम पे वो आराम करती है और उसका देह सुंदर रहता है, जिसका सवर्ण पुरुष उपभोग करता है सवर्ण स्त्रियों का, मेडों की बदौलत। तो ये जो शोषण है, ये तिहरा शोषण इस अर्थों में भी है कि इसके तीन तीन शोषक वर्ग हैं, एक दलित पुरुष, एक सवर्ण स्त्रियां, एक सवर्ण पुरुष। तो ये तिहरा शोषण जो इसका कई मुकाबला ही नहीं, वो सबसे पायदान में सबसे नीचे है, वो सबसे बड़ी प्लोतेरियत है। इसलिए दलित स्त्री के शोषण का मुकाबला, उत्पीड़न का मुकाबला दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम ईमानदार हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि तथ्य इसी की ओर इंगित करते हैं। और इसको मैं और एक कहानी है इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। महू करके कहानी है क्लास 1 खड़े की, तो उसकी भी किसी दिन व्याख्या हम करेंगे। तो उसमें आप किस तरह दलित स्त्री का अवमानना है, पढ़ने लिखने वाली है तो कॉलेज आप देखेंगे। फिलहाल तो मैं सत्यापित कहानी का व्याख्या करने के लिए आया था, जो बेहतरीन कहानी है और काफी रेशे को, महीन रेशे को, शोषण को, अवमानना के मतलब बहुत महीन रेशे को सामने वो लाती है कि किस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से डेमोरलाइज किया जाता है। कहीं उसका काम नहीं किया जाता, जैसे ही उसकी आइडेंटिटी पता चलती है कि अम्बेडकर नगर में रहने वाला आदमी है, तो साहब भी उसका अटेस्टेड करने से इनकार कर देते हैं। और कहानी में बड़ा एक विद्रूप और व्यंग किया गया है कि वो इसको अटेस्ट तो कर ही चुके थे अपने व्यवहार से, अपने सील से। भले कहानी के अंतिम पैराग्राफ में आइएगा तो बहुत अच्छी भाषा तो पर पकड़ अच्छी है क्लास 1 खड़े की। वो लिखते हैं कि हमारी पहचान हो चुकी थी, वो जान चुके थे कि हम कौन हैं, यानी हम अम्बेडकर नगर में रहने वाले हैं, यानी दलित हैं। और उनको भी मालूम हो चुका था, जो नर्स है, कि भाई ये बौद्धवाड़ा में रहने वाली है, तो बौद्धवाड़ा महारवाड़ा का ही नया नाम है, तो ये भी दलित है। तो वो जान चुके थे, इसीलिए उसको नहीं, मतलब उसको इसलिए अटेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उसको अटेस्ट वो कर चुके थे दलित के रूप में पहले ही। इसलिए उसका जो एक, जिसको रोहित वेमुला ने मरते वक्त बोला कि कितना दुखद है कि मेरा जो इमीडिएट आइडेंटिटी है, यानी दलित वगैरह होना, वही इतनी बड़ी बात हो चुकी है। और एक मनुष्य के रूप में जो आइडेंटिटी है, जो एक उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब वो एक इंडिविजुअल के रूप में जो भाऊ साहेब इंगले है, उसका पात्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कि भाई भाव जो है टेस्टेड किया जाता है, वो किस चीज का टेस्टेड होता है कि भाई यही भाऊ साहब इंगले हैं। एक व्यक्ति को हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन वहां जाति को इस तरह से टेस्ट कर दिया जा चुका है कि व्यक्ति के रूप में उसको टेस्ट करने से हर साहब, पहला साहब, दूसरा, वहां 2 साहब है, दोनों साहब इनकार कर देते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं उसके लिए। तो एक बहुत बड़ा रूपक भी है वक्त नहीं होना, मेटाफोर। ये ऐसा देश है भारत कि इसके जो साहब हैं, जो शासक वर्ग है, उसके पास दलितों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और ये साहित्य के भी रेल में क्षेत्र में सही साबित होता है कि जो बड़े बड़े सवर्ण आलोचक हैं, उनको भी दलित जो साहित्य लिख रहा है, कविताएं इतनी लिखी जा रही हैं, इसके लिए उनको वक्त नहीं है। और कोई भी आलोचक देखिएगा उनका जिक्र तक नहीं करता। मुख्य धारा की जो वो बीबीसी पे चाहे साहित्य का कवरेज हो, चाहे साहित्य वार्षिकी इंडिया टुडे का हो, कहीं वहां कवरेज नहीं है। आपका नाम दे देने का मतलब कवरेज नहीं होता है। कवरेज मतलब होता है उसके दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करना। तो ये एक बहुत बड़ा मेटाफोर भी है कि हमको आइडेंटिफाई करना, हमारे पहचान हमको स्वीकार करना, रिकॉग्नाइज करने के लिए साहब के पास समय नहीं है। हम नन बीइंग हैं, पूरी तरह से बाहर हैं। और तो ये कैसा डायलेक्टिक्स है कि एक तरफ शोषण करने के लिए तो अंदर है, और
हमें अधिकार की जहां बात आती है तो वहां हम बाहर हैं। इसलिए ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन दोनों है, इसका एक डायलेक्टिक्स है जिसका शिकार दलित है, और धीरे धीरे आदिवासियों को भी इसी फोल्ड में लाने की कोशिश किया जा रहा है। और उनको भी, और ये घटना पोएम नाम का एक जनजाति होती है, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने ही बताया था छत्तीसगढ़ के। अब उसमें पाहन वगैरह करके उसको पूरी तरह हिंदू ब्राह्मण फोल्ड में शामिल कर लिया गया है, और उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र जो संस्कृति थी उसको तेजी से नष्ट किया जा रहा है। और वैसे लोग नष्ट कर रहे हैं जो कि वो दावा करते हैं कि आपको ये कर रहे हैं। एक ब्राह्मण वो हैं, दलितों का बड़ा पत्रिका सहिया टहिया निकालते हैं, वो झारखंड में रहते हैं। तो दलित के बहुत बड़े वो संरक्षक और पैट्रियार्क बनते हैं। लेकिन जब मैंने उनके द्वारा लिखा हुआ एक लेख पढ़ा जो कर्मा पर्व के ऊपर में था, तो उन्हें पूरा ब्राह्मणों का वर्णन था कि कर्मा दो भाई था, जो ब्राह्मण का मानता था उसका कल्याण हो गया, और जो ब्राह्मण का इज्जत करने से इनकार किया तो उसका बुरा हो गया, अभी सांप लग गया, वो नष्ट हो गया। तो इस तरह की ब्राह्मणवादी कहानियां प्रक्षिप्त के रूप में उसको डालकर उसकी संस्कृति का नष्ट होने का वही लोग काम करते हैं जो पैटर्न होने का, संरक्षक होने का बड़े बड़े एनजीओ बना रखे हैं आदिवासियों के नाम पे। तो ये पूरी तरह से फैल रहा है। और इंक्लूजन, इसलिए ये उनके द्वारा बाहर किए जाना जितना दुखद है, वो शामिल भी करते हैं तो उतना ही खतरनाक है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। अपना आजाद एक स्वतंत्र जब तक संस्कृति विकसित करने की कोशिश है, और जिन आदिवासियों की पहले से स्वतंत्र संस्कृति है उसको महफूज रखना, उसको रक्षा करना, उसको बचाए रखने की महती जिम्मेदारी उन लोगों पे है। और जो नष्ट किए जा चुके हैं उनको, जो उन्हीं के वर्चस्व में जैसे दलित शामिल हो चुके हैं, तो उनको जरूरत है कि उससे बाहर निकलें और अपना एक स्वतंत्र, तब तक हम लोग अगर नहीं करते हैं। और इसीलिए बौद्धवाड़ा, हर एक महारवाड़ा को बौद्धवाड़ा में बदल देने की जरूरत है, और हाथ मिलाने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है जो साहब बार बार बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें बताने की जरूरत है कि अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी उब चुके हैं, सब्र का इम्तिहान हमारा हो चुका है। अब हम तुम्हारा इसको तोड़ने के लिए के अलावा तुम्हारा जो वर्चस्व है, बल्कि वर्चस्व से ज्यादा इंडिया के केस में तो एकाधिकार करना चाहिए। मोनोपोली है वर्चस्व में, तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग उनके होते हैं और आपको कुछ शामिल करते हैं। ये एकाधिकार है, आप हैं ही नहीं वहां पर सत्ता के। और जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है ये रिसोर्स, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फिर से ये जो सत्यापन कहानी है, ये जो कहानी संग्रह है, आप लोग भी इसे पढ़ें। और इसमें काफ़ी अच्छी कहानी है, 9 कहानियाँ इस संग्रह में हैं, और 9 कहानियाँ बड़ी आपको अलग अलग दलित जीवन के आयाम को दिखाने वाली हैं। बल्कि आप देखेंगे कि दलित जीवन के बहाने ये ब्राह्मणों के भी पर गेज, एक रिवर्स गेज जिसको बेल हुक्स बोलती हैं फेमिनिस्ट, तो एक रिवर्स गेज भी यहाँ देखेंगे कि रोने गाने का। इसलिए हम बताया ना कि ये विकसित जो दलित साहित्य का ये विकसित रूप इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ दलितों का दुख का रुझान नहीं है, उस शोषण पर गेज होना चाहिए। आप देखिएगा कि जब भी ये प्रेमचंद या कोई सवर्ण साहित्यकार, इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि उसका पूरा गेज दलित और आदिवासी पर केंद्रित रहता है, उसी का वो वर्णन करता है। उसको जो सता रहा है, जो दूसरा पहलू है जिसको सामने लाना चाहिए कि भाई दुश्मन कौन है, सताने वाला कौन है, कौन इसका समस्या है। तो दलित को ये छुआछूत की समस्या, बाबा अम्बेडकर इसलिए बोलते थे कि दलितों की समस्या नहीं है, ये सवर्णों की समस्या। छुआछूत तो वो करते हैं, समस्या उनकी हुई। तो उनकी जो समस्या है, वो जो सता रहे हैं, पीड़न कर रहे हैं, इस पर गेज डालने की कोशिश ये इनके कहानी में मिलता है। इसलिए इनकी कहानियां, जो पूर्ववर्ती कहानियां, वहां से एक ब्रेक है, उससे एक विकास है। मोहनदास नेमिसराय का मैं बार बार, या जयप्रकाश करदम जैसे लोगों से बहुत आगे की कहानी है ये कैलाश बनखड़े की इस मामले में, कि वहां शिकायत और इविनरी ऑर्डर का जो डिमांड और ज्यादा से ज्यादा सिंबॉलिक ऑर्डर का डिजायर, जबकि ये रियल नीड की कहानियां हैं जो कैलाश बनखड़े की कहानी है। तो यहाँ गेज हमेशा देखिएगा क्लर्क के वर्णन पे रहेगा कि क्लर्क किस तरह से सातिर था, उसके चेहरे पे क्या काइयां था। या महू कहानी भी जब पढ़िएगा उनकी, तो वो जो उसके साथी है अग्रवाल, बनिया और ब्राह्मण, तो उनके भाषा में जो छिपा हुआ व्यंग और मेरिट के नाम पर नीचे समझना। मारूना मुर्मू का भी केस इसी नाम पे हुआ था कि उन्होंने परीक्षा टालने के लिए बोला विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए,
तो उस पर व्यंग किया गया कि तुम आदिवासी और जो रिजर्वेशन से आए हुए लोगों के लिए तुम सोच रही हो, उन्हीं को परीक्षा टालने की जरूरत होती है, वो पढ़ते लिखते नहीं है, उनको ज्यादा वक्त चाहिए, ये भोंदू होते, मेरिटलेस होते। तो मेरिट का एक विमर्श तैयार करके हम लोगों को अपमानित और अवमानित करने की कोशिश जो वो एक लड़की थी सवर्ण किया था मरुना मुर्मू का, तो वो जो कोशिश उस मुंह कहानी में भी उसी तरह का आप देखेंगे कि ये जो घटना हुई उसका पूरा खांचा आपको मिल जाएगा उनकी कहानियों में। यही इनकी कहानियों की विशेषता है क्लास वन खड़े की, कि वो रियल रियल जो ऑर्डर है उसकी कहानियां लिखते हैं। और वहाँ गेज सिर्फ दलित के ऊपर नहीं होकर ब्राह्मण के ऊपर भी है, उसके भी शोषण को दिखलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब पता नहीं मैं उनके कहानियों के अंदर जो विशेषता है उसको कहाँ तक सत्यापित कर पाया, लेकिन मैं भी भाऊ साहब इंगले की तरह उनके साथ खड़ा हूँ और उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ कि ये जो साहित्य के भाषा के क्षेत्र में उन्होंने एक जो आह्वान किया है कि अलगार का, कि भाई चलो अब हमारे पास भी टाइम नहीं, हम लड़ेंगे, तो उसके साथ हम लोग के होने की जरूरत है। और आगे भी हम लोग उनके और कहानी के साथ में मिलूंगा। और ये 3 साल से हमको बोल रहे थे कि लिखिए इस पे, तो मैं थोड़ा आदिवासी प्रवृत्ति का हूँ, लिखने वगैरह नहीं, बोलने में ज़्यादा विश्वास है कि अभी लिखने पे चूंकि अधिकार उन लोगों का, अगर लिखने को हम बहुत बड़ा चीज़ मानने लगेंगे तो हमारे लोग कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लिखते नहीं है आदिवासी वगैरह। अभी कुछ जो मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं वही लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखने को इतना भाव वगैरह नहीं देता, मैं बोलने को ज़्यादा भाव देता हूँ। जो सार्सियों ने बोला कि भाषा के 2 रूप हैं, लांग एंड पैरोल। तो लांग जो बड़ा व्यवस्थित सरकारी टाइप का रूप होता है, उसके व्याकरण के नियमों द्वारा निर्धारित, तो उस निर्धारण में आप देखिएगा कि आप सक्षम नहीं है। आपकी भाषा एकदम बहने वाली भाषा है। पिराना एक भाषा होती, वैसे सिंपल सरल भाषा है जो व्याकरण में नहीं बन पाती। चॉम्स्की का भी व्याकरण फेल हो गया पिराना, वैसे पिराना भाषा बोलने में विश्वास, जिसके कारण मैं लिख तो नहीं पाया, लेकिन आज उसके कहानी पे उनके आगे पे बोलने आया। तो आप लोगों ने बड़ा धैर्यपूर्वक, जिन लोगों ने भी सुना, खासकर शैली किरण जी का बहुत धन्यवाद। और विश्वासी एक्का जी भी आई हैं, और उनका भी बहुत धन्यवाद। खुशीराज जी का भी बहुत धन्यवाद, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यही तीन तीन नाम नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप हमारे इस विश्लेषण में शामिल रहेंगे। शुक्रिया।